अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज एक उस माहौल का जिक्र करना बहुत जरूरी है जो हमारे समाज में वाया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पसरा हुआ है। आज जब मैं सफर में था तो एक भाई साहब मुझे मिले और उन्होंने एक ऐसा जिक्र शुरू कर दिया जो सच में अफसरों के लिए, नेताओं के लिए फिक्र की वजह बनता हुआ नजर आया। दरअसल उन्होंने मौजूदा माहौल पर चर्चा शुरू की और उसके ऊपर उन्होंने एक किस्सा याद किया और उस किस्से में जिक्र किया जीएस बाली साहब का। आज बाली साहब स्वर्ग में है और आलम देखिए, आज भी जो लोग हैं वो बाली साहब की बातों को याद करते हैं। उन्होंने अपनी बातों में बाली साहब का जिक्र करते हुए एक अपना जो संस्मरण था वो साझा किया। उन्होंने कहा कि एक बार बाली साहब के साथ में बैठा हुआ था तो बाली साहब ने कहा था कि कोई भी सरकार अगर सर और फर में फंस जाती है तो फिर जो लोगों का नुकसान है वो तो होता ही है, लेकिन सरकारों का फायदा भी नहीं होता है। जब उन्होंने ये सर और फर वाली बात कही तो मेरे भी दिमाग में एक सवाल कौंधा कि आखिर ये सर और फर वाला फंडा होगा क्या। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब जरा खुलकर बताइए। तो उन्होंने पूरा किस्सा मेरे साथ साझा करते हुए कहा कि बाली साहब के साथ बैठा हुआ था तो बाली साहब ने कहा कि सर और फर का ये जो कल्चर है ये हमें ले डूबेगा और हमसे पहले समाज का जितना नुकसान हो सकेगा उतना ये कर देगा। फिर मैंने वजह गिनवाई कि आप मेरे को ये सर और फर की वजह बताए तो उन्होंने कहा कि सर वाला मसला तो सीधे सीधे अफसरशाही के साथ जुड़ता है और जो फर वाला मसला है ये नेताओं के साथ जुड़ता है। क्योंकि अगर एक अफसर जब किसी बड़ी सीट पे पहुंच जाता है तो उसको आदत हो जाती है कि गाड़ी से उतरे तो गाड़ी का दरवाजा खुलते ही सर की आवाजें शुरू हो जाती है, सर दिस वे, सर दैट वे, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी शुरुआत ही सर लफ्ज से होती है। खैर आगे बढ़े उन्होंने कहा कि अब मैं दूसरी फर वाली बात बताता हूं कि नेताओं को फर का इतना शौक है कि उसका कोई मुकाबला ही नजर नहीं आता। अब मैंने पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि फर क्या है, तो उन्होंने कहा फर है झंडी की जो गाड़ी के आगे लहराती है। और इन दिनों भी वो फर वाला जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और यही संदर्भ था कि उन्होंने जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि गाड़ी के आगे फर तो सभी को चाहिए, नेशनल फ्लैग सभी को चाहिए। एक बात बताइए कि किस नेता के घर में जो राष्ट्रीय झंडा है वो फहरा रहा है, फर क्या गाड़ी के आगे ही चाहिए? क्या ये फर तब उस वक्त अहम नहीं हो जाती जब घर के आगे लगा हो? तो एक साधारण तरीके के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। फिर वो यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि एक दौर हुआ करता था कि जब राजाओं का दौर था तो राजाओं को यह होता था कि पब्लिक का, जनता का दुख दर्द जानने के लिए वो भेष बदल कर जाते थे और उस दौरान जब भेष बदला हुआ होता था तो वो लोगों के उस दर्द को जानते थे, महसूस करते थे जो लोगों में राजा या फिर उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी वजह से पसरा हुआ होता था। लेकिन कहते हैं कि अब क्या है, जो भी राजा निकलता है पूरा लाव लश्कर लेकर निकलता है। फिर उसको आम आदमी के दर्द का कैसे एहसास होगा? उसको कैसे कोई आदमी इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि उसके मुंह पर यह कह दे कि राजा साहब भले ही हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गए लेकिन हमारा ये जो दर्द है ये आपको जानना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने एक जिक्र भी किया कि महाभारत काल का जिक्र था और यह भी कहा कि महाभारत तो आज भी छिड़ा हुआ है। भले ही कौरव पांडवों वाली सेनाएं जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जरिए आंकी जा सकती हैं। बहुत बड़ा कटाक्ष था इस बात में। तो उन्होंने आगे जिक्र करते हुए कहा कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक बात कही थी कि राजा वही कामयाब होता है जिसके राजकाज में जो प्रजा है वो शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रही हो। अलबत्ता और भी कई राजा हुए, उनके ऊपर क्या ठप्पे लगे। और मौजूदा व्यवस्था में तो हर कोई राजा है कागजों के लोकतंत्र के मुताबिक देखा जाए, लेकिन असल में जिन लोगों के पास चाहे कैबिनेट मिनिस्टर चाहे किसी भी तरह की
जो एक पदवी होती है उसके लिए राजा का जो भाव है वो सहज ही उत्पन्न हो जाता है, यानी सहजता के साथ ये महसूस हो जाता है कि ये भाई साहब जो है ये राजा है। फिर वो आगे कटाक्ष भी करते हैं, कहते हैं कि हर राजा के पास जो दरबारी होते हैं उसके दरबार में तो वो दो तरह के होते हैं। एक दरबारी ऐसे होते हैं जो सीधे कहते हैं कि हे राजन, ये जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए भले ही सही हो लेकिन ये जनता के लिए सही नहीं है। और दूसरे दरबारी वो होते हैं जो ये भांप लेते हैं कि राजा को क्या पसंद है और राजा की नजरें, राजा के कान जो सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में एक विरोधाभास जो है वो दरबारों में ही बन जाता है। वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि सरकारें भले ही बदलती रहे लेकिन कुछ एक लोगों का, गिरोह शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कि एक गिरोह ऐसा होता है कि जो राजा को ना कुछ देखने देता है ना समझने देता है। मौजूदा दौर में CS यानी चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे उसका भी शोर है। हाल ही में एक्सटेंशन भी मिल गई है जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको। तो वो इसी माहौल के बाबत टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि एक दौर हुआ करता था जब प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या जो उनके सलाहकार हुआ करते थे वो बहुत सारी आंखें ऐसी होती थीं जो कि जनता पर गड़ा कर रखते और जनता के मुताबिक डिसीजन लिया करते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उन लोगों को तरजीह मिल रही है जो लोग प्रदेश हित, जनहित की बजाय स्वहित पर चिन्हित रहते हैं, अपने जो टारगेट है उन्हें भी वहीं पर फिक्स रखते हैं। नहीं तो एक दौर ऐसा भी इसी हिमाचल में रहा है कि अगर 99% जनता की बात वो अफसर करते थे तो हो सकता है कि 1% वो अपने हित की बात भी करते हो, लेकिन जो दायरा होता था वो जनहित में बहुत बड़ा हुआ करता था। सवाल उठाते हुए इन भाई साहब का ये भी कहना था कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया कि सरकारें जो हैं वो राजा के नाम पर कम और जो आगे दरबारी होते हैं उनके नाम से ज्यादा चलती है। सवाल जो था वो सच में दमदार था और इस सवाल ने आगे कितने सवाल छोड़ दिए। ये बहुत बड़ी एक कहें कि यक्ष प्रश्न जो है इसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, फरफर और सरसर वाला जो उन्होंने एक फंडा बताया सच में हैरान करने वाला था। ये सरसर और फरफर की जो उद्घोष है ये कभी आम आदमी के लिए फायदेमंद होंगे, आम आदमी के लिए फायदे का सौदा होंगे? आप भी आम आदमी हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।